नमस्कार, के न्यूज की खास स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं देश विदेश की कुछ खास और अहम खबरों के साथ। आज हम सबसे पहले बात करेंगे भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की 18 दिन की अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS यात्रा के बाद धरती पर वापसी की। साथ ही देखिए लखनऊ में विश्व युवा कौशल दिवस पर मेले का आगाज और मेले में सीएम योगी के प्रेरणा भरने वाला संबोधन सुनिए। वहीं मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत की हम बात करेंगे और चलते चलते बात होगी क्या उज्जवल निकम बनने जा रहे हैं मराठी पॉलिटिक्स की काट। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। 15 जुलाई दोपहर 3 बजे एक ऐतिहासिक पल कभी भुलाया नहीं जा सकता है। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 18 दिन की अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS यात्रा के बाद धरती पर लौटे हैं। हालांकि ये उनकी पहली अंतरिक्ष यात्रा थी जो एक्सियोम मिशन 4 AX4 का हिस्सा थी। बहरहाल भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए ये गर्व का क्षण है। हमारी ये खास रिपोर्ट में देखिए। अंतरिक्ष से धरती पर वापसी का शेड्यूल 14 जुलाई को भारतीय समयानुसार शाम 4:45 पर ग्रेस यान ISS से अलग हुआ पृथ्वी की ओर बढ़ा। लैंडिंग से पहले ग्रेस यान कई चरणों से गुजरा। यान ने कक्षा से बाहर निकलने के लिए इंजन जलाकर गति कम की। 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवेश के दौरान तापमान 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जिसे हीट शील्ड ने सहन किया। वायुमंडल से बाहर निकलने पर पैराशूट खुलकर यान को धीमा किया। 14 जुलाई को दोपहर करीब 2:15 पर क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में पहुंचा। शाम 4:45 पर स्पेसक्राफ्ट ISS के हार्मनी मॉड्यूल से अनलॉक हुआ। 15 जुलाई को दोपहर करीब 3 बजे कैलिफोर्निया के तट पर स्प्लैश डाउन हुआ। लैंडिंग का रोमांच। शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट 18 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर लौट आए। करीब 23 घंटे के सफर के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की मंगलवार दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के समुद्र में लैंडिंग हुई। बता दें कि चारों एस्ट्रोनॉट एक दिन पहले शाम 4:45 पर ISS से पृथ्वी के लिए रवाना हुए थे। सभी एस्ट्रोनॉट 26 जून को भारतीय समय के अनुसार शाम 4:01 पर ISS पहुंचे थे। एक्सियोम मिशन 4 के तहत 25 जून को दोपहर करीब 12 बजे ये रवाना हुए थे। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में इन्होंने कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी। आपको बता दें कि ग्रेस यान की लैंडिंग से पहले एक जोरदार सोनिक बूम सुनाई दिया, जो इसकी तेज गति का संकेत था। लैंडिंग के दौरान संचार कुछ देर के लिए रुका क्योंकि प्लाज्मा की परत सिग्नल को ब्लॉक कर रही थी, लेकिन रिकवरी टीम, नौकाएं और हेलीकॉप्टर तुरंत कार्रवाई में आए। शुभांशु समेत एक्सियोम 4 क्रू को सुरक्षित बाहर निकाला। इस टीम में पैगी विटसन, कमांडर स्लावोस उजनान्स्की, विस्निविस्की पोलैंड और टिबोर कपू हंगरी शामिल थे। कौन है शुभांशु शुक्ला? शुभांशु का जन्म 1986 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। अपनी पढ़ाई राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी NDA से की। 2006 में वायुसेना में शामिल हुए और फाइटर जेट्स उड़ाने का अनुभव रखते हैं। इसरो के गगनयान मिशन के लिए चयन, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए उन्होंने रूस और अमेरिका में खास ट्रेनिंग ली। उन्होंने माइक्रोग्रेविटी में काम करना, इमरजेंसी हैंडलिंग और वैज्ञानिक प्रयोग सीखे। शुभांशु बोले, भारत का झंडा लहराना गर्व की बात। बता दें कि ग्रेस यान 580 पाउंड लगभग 263 किलोग्राम सामान लेकर लौटा है, जिसमें नासा का हार्डवेयर, प्रयोगों का डेटा और ISS का कुछ कचरा शामिल था। ये डेटा अंतरिक्ष में मानव जीवन और विज्ञान को समझने में मदद करेगा। शुभांशु ने इस दौरान भारत का तिरंगा और अपने बेटे के पसंदीदा खिलौने हंस जॉय को भी साथ रखा। बता दें कि लैंडिंग के बाद शुभांशु और उनकी टीम को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। उन्हें लगभग 10 दिन तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा ताकि अंतरिक्ष में प्रभावों से उभर सके। गुरुत्वाकर्षण में
सामंजस्य बिठा सके। इस दौरान उनकी सेहत पर नजर रखी जाएगी। ये मिशन भारत के लिए एक मील का पत्थर है, जो गगनयान मिशन और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए प्रेरणा देगा। शुभांशु ने कहा कि अंतरिक्ष में भारत का झंडा लहराना गर्व की बात है। अब नई शुरुआत की तैयारी है। इकतालीस साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में गया। आपको बता दें कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय एजेंसी इसरो के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए चुना गया था। शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे 41 साल पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेस क्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी। शुभांशु का ये अनुभव भारत के गगनयान मिशन में काम आएगा। दरअसल ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसका उद्देश्य भारतीय गगन यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और सुरक्षित रूप से वापस लाना है। इसके 2027 में लॉन्च होने की संभावना है। भारत में एस्ट्रोनॉट को गगन यात्री कहा जाता है। इसी तरह रूस में कॉस्मोनॉट और चीन में टाइकोनॉट कहते हैं। 18 दिन में शुभांशु ने क्या क्या किया? शुभांशु ने मिशन के दौरान 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोगों में हिस्सा लिया। इनमें भारत के 7 प्रयोग शामिल थे। उन्होंने मेथी और मूंग के बीजों को अंतरिक्ष में उगाया। स्पेस माइक्रोएल्गी प्रयोग में भी हिस्सा लिया। अंतरिक्ष में हड्डियों की सेहत पर भी प्रयोग किया। 28 जून को शुभांशु ने ISS से पीएम नरेंद्र मोदी के साथ लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस की। 3, 4 और 8 जुलाई को तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और लखनऊ के 500 से अधिक छात्रों के साथ हैम रेडियो के जरिए बात की। 6 जुलाई को इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणम और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की, जिसमें उनके प्रयोगों और भारत के गगनयान मिशन के लिए उनके योगदान पर चर्चा हुई। शुभांशु ने ISS के कपोला मॉड्यूल से पृथ्वी की शानदार तस्वीरें खींची, जो 7 खिड़कियों वाला एक खास हिस्सा है। 6 बार टाला गया एक्सियोम 4 मिशन। 29 मई को ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के तैयार नहीं होने के कारण लॉन्चिंग टल गई। इसे 8 जून को शेड्यूल किया गया। फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार नहीं था। नई तारीख 10 जून को दी गई। फिर से इसे मौसम खराब होने की वजह से टाला गया। चौथी बार 11 जून को मिशन शेड्यूल किया गया। इस बार ऑक्सीजन लीक हो गई। नई तारीख 19 जून को दी गई। मौसम की अनिश्चितता क्रू मेंबर्स की सेहत के कारण टल गया। छठी बार मिशन को 22 जून के लिए शेड्यूल किया गया। ISS के जेवेदा सर्विस मॉड्यूल के मूल्यांकन करने के अतिरिक्त समय चाहिए था, इसलिए मिशन टल गया। आपको बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला एक बड़ा अंतरिक्ष यान है। इसमें एस्ट्रोनॉट रहते हैं और माइक्रोग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल करता है। ये हर 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लेता है। 5 स्पेस एजेंसीज ने मिलकर इसे बनाया। स्टेशन का पहला पीस नंबर 1998 में लॉन्च किया गया था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की करेंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ में विश्व युवा कौशल दिवस पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पर कौशल मेले का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर 15 यूथ आइकॉन को सम्मानित भी किया गया। यह अहम रिपोर्ट। लखनऊ के विश्व युवा कौशल दिवस पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खासी चहल पहल देखी गई। कौशल मेले में जिले के तमाम हुनरमंद लोग शामिल हुए। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये आयोजन प्रदेश के 75 जिलों से कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों में AI नवाचार से जुड़े प्रशिक्षणार्थियों के लिए आयोजित किया गया। इस मौके पर MNIT इलाहाबाद के साथ कौशल विकास मिशन ने MOU भी किया। इससे कौशल प्रशिक्षण में स्मार्ट प्रौद्योगिकी को बढ़ावा और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस अवसर पर इंडस्ट्री पार्टनर को सम्मानित किया गया। 262 राजकीय ITI को अपग्रेड करने के लिए टाटा के सुशील कुमार समेत कई ट्रेनिंग पार्टनर्स को भी सम्मानित किया गया।
इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश में कार्य और मानव संसाधन की कोई कमी नहीं है। हमारे पास स्किल है, लेकिन उसे स्किल में बदलने के लिए ये सभी प्रयास शुरू किए गए हैं। इसके अंतर्गत प्रदेश सरकार 2 करोड़ युवाओं को सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करा रही है। कहा कि यूपी ही नहीं, देश दुनिया में कौशल युक्त मैन पावर की जरूरत है। आप हर क्षेत्र में A to Z की जानकारी लें। उत्तर प्रदेश में कार्य की कमी नहीं, कार्य की भी कमी नहीं है और मानव संसाधन की भी कमी नहीं है। हमारे पास स्केल है, लेकिन उस स्केल को स्किल में बदलने के लिए ही ये सभी प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, जिसके अंतर्गत प्रदेश सरकार 2 करोड़ युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करा रही है। 50 लाख युवाओं को अब तक हम उपलब्ध करा चुके हैं। पचास लाख युवा अब तक इससे लाभान्वित हो चुके हैं। प्रदेश सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 ITI को जिस रूप में न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके इंडस्ट्री और मार्केट की डिमांड के अनुरूप उस प्रकार की ट्रेड और ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का काम किया है। यह एक नए उत्तर प्रदेश के युवाओं के जो स्केल है उसको स्किल में बदलने के लिए किए जाने वाले प्रयास का ही एक दूसरा उदाहरण है। ये 150 ITI केवल ITI न रहे, बल्कि यह हब एंड स्पोक मॉडल पर काम कर सके। लगभग 400 के आसपास गवर्नमेंट ITI प्रदेश के अंदर संचालित है और लगभग 3000 ITI निजी क्षेत्र के द्वारा भी संचालित है। गवर्नमेंट के स्तर पर संचालित ITI में फीस कुल 40 रुपया है। निजी क्षेत्र में भी जो ITI हैं, उन ITI में भी गवर्नमेंट वहां पर बहुत सारी इंसेंटिव देती है। सीएम योगी ने कहा, इंडस्ट्री बाजार के अनुरूप मांग को पूरा नहीं कर पा रही है। NEP 2020 के तहत हर छात्र को पढ़ाई के साथ साथ कौशल विकास का कोर्स करना अनिवार्य किया गया है। माध्यमिक में भी युवाओं को ट्रेन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले हमें अपने युवाओं को प्रदेश देश में ही रोजगार के लिए तैयार करना है। इसके बाद भी अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो ITI कौशल विकास केंद्र में उन्हें भाषा की ट्रेनिंग दी जाए, ताकि जर्मनी, जापान जैसे देशों में उनको सेवायोजित करने में कोई दिक्कत न हो। आपको बता दें कि कार्यक्रम में संबोधित करते हुए व्यावसायिक शिक्षा राज्य मंत्री कपिलदेव अग्रवाल ने कहा कि सीएम युवा आइकन है, उनका आगमन हमें ऊर्जा देता है। पीएम मोदी और सीएम योगी का सपना है कि युवा कैसे कुशल हो, नौकरी लेने वाला ही नहीं देने वाला भी बने। युवाओं के बिना $10,000 की अर्थव्यवस्था बनाना संभव नहीं है। पैच, ये लाइन गलत है। युवाओं के बिना अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना संभव नहीं है। ITI को पहले तबेले में तब्दील कर दिया था, ट्रेनिंग नहीं होती थी। सीएम योगी के नेतृत्व में सुधार किया गया, 60 ITI को बेहतर किया गया। टाटा के सहयोग से 8000 करोड़ भी ITI में नई तकनीकी के साथ काम करते हुए मिलेंगे। 5 जिले में टाटा के सहयोग से इनक्यूबेशन सेंटर बनने हैं। IT-OT में आधा दर्जन नए ट्रेड में प्रशिक्षण दे रहे हैं। सीएम स्वरोजगार योजना में 5 लाख तक का ऋण दे रहे हैं। 600 इंटर कॉलेज में प्रोजेक्ट प्रवीण चल रहा है। ITI करने वाले युवा प्रशिक्षण के बाद बेरोजगार नहीं रहेंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट की बात करेंगे। स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को मानहानि केस में बड़ी राहत मिली है। राहुल गांधी मानहानि मामले की सुनवाई के लिए लखनऊ की MP MLA कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे, लेकिन कुछ मिनटों में ही उन्हें जमानत मिल गई। इस खास रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मानहानि मामले की सुनवाई के लिए मंगलवार को लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया, लेकिन 5 मिनट के बाद ही राहुल को जमानत मिल गई। बता दें कि एडिशनल CJM आलोक वर्मा वाली MP MLA कोर्ट ने 20,000 रुपए के 2 बॉन्ड पर उन्हें जमानत दे दी।
ये मामला भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से शुरू हुआ था। एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल को समन भेजकर पेश होने को कहा था। राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 16 दिसंबर 2022 को सेना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। तब गलवान घाटी में हुई झड़प को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा था कि चीन की सेना हमारे जवानों को पीट रही है, लेकिन इस बारे में कोई नहीं पूछ रहा है। उन्होंने कहा था कि चीनी सैनिक हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, जबकि भारतीय सेना ने 12 दिसंबर को आधिकारिक बयान जारी करके बताया था कि चीनी सेना भारतीय सीमा पर अतिक्रमण कर रही थी, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। लिहाजा चीनी सेना अपने क्षेत्र में वापस चली गई और इस झड़प में दोनों पक्षों को मामूली चोटें भी आई थी। माननीय कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया था एक 500 आईपीसी के अपराध में, और उसमें हम लोगों ने सरेंडर मूव करी और उसके बाद बेल मूव करी और माननीय न्यायालय ने वो बेल अलाउ कर दी उस मुकदमे में। कितने बेल बॉन्ड जो है भरे गए? 20,000 रुपए के कोर्ट की तरफ से 20,000 रुपए के श्योरिटी और उतने का एक पर्सनल बॉन्ड पे उनको रिहा कर दिया गया। सर आगे भी इसमें डेट दी गई है कोर्ट की तरफ से? अब इसकी अगली तारीख कोर्ट ने लगाई है 13 अगस्त 2025। अब इसकी आगे प्रोसीडिंग्स चलेंगी एज पर माननीय न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है, उसके हिसाब से आगे उसकी कार्रवाई जो होगी हम लोग उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। सर इससे पहले 5 बार जो है डेट पड़ी, कोर्ट लगातार जो उनको बुला रहा था, पेश नहीं हो रहे थे, उसके बाद आज बतौर आरोपी तलब किए गए थे राहुल गांधी। देखिए, इसमें 11/2/2025 को माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया था। उसके बाद से जो भी डेट्स हुई उसमें हम और हमारे सीनियर प्रांशु भाई और हमारी पूरी टीम, हम लोग ने अपना वकालतनामा लगाया और राहुल जी की तरफ से हम लोग उस कोर्ट में अपीयर हुए और हम लोगों ने वैलिड रीजंस दिए कि किस कारणवश, क्योंकि राहुल जी इस समय लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, तो किस कारणवश वो इस कोर्ट में नहीं उपस्थित हो पा रहे थे। उनका हम लोगों ने लिखित में कोर्ट के सामने दरख्वास्त दी थी, जिसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और कोई बेलेबल वारंट या एनपीडब्ल्यू वारंट ने नहीं जारी किया। इससे ये क्लियर होता है कि हमारी जो वैलिड रीजंस थे वो कोर्ट द्वारा एक्सेप्ट किए गए और आज हमें जो हमारी जमानत याचिका पे हमें जो है वो जमानत देके रिहा की। कोर्ट ने आज दिया था आखिरी मौका। बता दें कि राहुल गांधी के बयान के बाद लखनऊ की अदालत में मानहानि का केस दायर किया गया था। इसके खिलाफ राहुल गांधी इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, लेकिन वहां उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद राहुल लखनऊ की अदालत में पेश हुए। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में पिछले 5 तारीखों से राहुल गांधी हाजिर नहीं हो रहे थे। कोर्ट ने उन्हें आखिरी मौका दिया था, जिसके बाद राहुल कोर्ट में हाजिर हुए। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की। महाराष्ट्र की मराठी पॉलिटिक्स में नया मोड़ आते दिख रहा है। उद्धव और राज ठाकरे जहां एक तरफ मोर्चा संभाले हुए हैं, वहीं ताजा संकेत हैं कि उसके अनुसार उज्ज्वल निकम बीजेपी के योद्धा हो सकते हैं। हाल ही में उज्ज्वल निकम राज्यसभा के लिए नामित किए गए हैं। यह अहम रिपोर्ट देखिए। कौन है उज्ज्वल निकम? जन्म 30 मार्च 1953, जलगांव, महाराष्ट्र। उज्ज्वल निकम भारत के जाने माने वकील हैं। उन्हें 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मुकदमे और कई अन्य बड़े आपराधिक मामलों में काम करने के लिए जाना जाता है। 1953 बम्बई बम ब्लास्ट केस हैंडल किया। प्रमोद महाजन, गुलशन कुमार, कोपर्डी गैंग रेप जैसे हाई प्रोफाइल जघन्य मामलों में राज्य सरकार की पैरवी की। अपनी मेहनत और लगन से वे देश के सबसे प्रसिद्ध वकीलों में से एक। साल 2016 में पद्मश्री से सम्मानित हुए। भाजपा की टिकट पर साल 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ा। 13 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित। मराठी पॉलिटिक्स की काट हैं उज्ज्वल निकम। हाल ही में राज्यसभा में मनोनीत उज्ज्वल निकम को लेकर एक बार फिर नए सिरे से मराठी विवाद को हवा मिलने जा रही है। वो मराठी पॉलिटिक्स की काट माने जा रहे हैं। बता दें कि उज्ज्वल निकम मराठी परिवार से आते हैं। निकम का जन्म जलगांव के एक संभ्रांत मराठी परिवार में हुआ था और उनके पिता न्यायिक सेवा में जज थे। उज्ज्वल निकम को पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने टिकट जरूर दिया था। हालांकि कोर्ट रूम में अजय निकम सियासत के मैदान को फतेह नहीं कर पाए। बीजेपी संदेश, संकेत और प्रतीकों की सियासत में दक्ष मानी जाती है
और मराठी विवाद के बीच अब मराठा उज्जवल निकम का देश के उच्च सदन में मनोनयन भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। निकम बीजेपी के बड़े हथियार। बता दें कि महाराष्ट्र में भाषा विवाद थम नहीं रहा है। मराठी और अंग्रेजी के साथ 1 से 5वीं तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य करने के महाराष्ट्र सरकार के आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने आंदोलन का ऐलान किया था। महाराष्ट्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने का आदेश वापस ले लिया, लेकिन ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। इस बीच उज्जवल निकम बीजेपी के हथियार के रूप में काम आ सकते हैं। आपको बता दें कि साल 2013 के मुंबई गैंगरेप केस में निकम स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे। उन्होंने पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो वकील होता है जिसे सरकार किसी खास केस के लिए नियुक्त करती है। साल 2008 के मुंबई आतंकी हमले के दोषी अजमल कसाब को फांसी दिए जाने के बाद निकम ने कहा था कि ये भारत के लिए एक बड़ी जीत है। उन्होंने कहा था कि भारत ने कसाब को न्याय दिलाकर उन बहादुर पुलिसकर्मियों और निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई थी। निकम रणनीतिक मराठी फेस, भाषाई संतुलन का प्रतीक। आपको बता दें कि निकम जो स्वयं एक मराठी वकील हैं, बीजेपी की राजनीति के अनुरूप खरे उतरते हैं। उनकी मराठी पृष्ठभूमि से संकेत मिलता है कि पार्टी महाराष्ट्र की स्थानीय भावना का सम्मान करती है। उज्जवल निकम बीजेपी के लिए एक रणनीतिक मराठी फेस और भाषाई संतुलन का प्रतीक बनकर उभरे हैं। भाषा विवाद के समय उनकी बैठक, मराठी होने की उनकी पहचान और पीएम मोदी के कॉल जैसी घटनाओं ने बीजेपी को भावनात्मक और चुनावी दोनों मोर्चों पर लाभ दिलाया। हालांकि चुनाव में वे जीत नहीं पाए, लेकिन पार्टी ने उनका इस्तेमाल राज्य में अपना राजनीतिक संदेश सशक्त करने के लिए किया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।